वेलकम बैक टू माय चैनल द होप राज इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बंगाल पीजीटी 2025 में इकोनॉमिक्स के पूछे गए सवालों का जवाब दिया था, एक्सप्लेन किया था, उससे अगला सीरीज में शुरू करता हूं। जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उसको मैं फिर आज पुनः आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैंने उस दिन सॉल्यूशन किया था, आज मैं अगला क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, आज का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर था ना, 16 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट इज़ फॉरवर्डेड बाय, मतलब कहने का यही मतलब है कि क्वासी रेंट की जो धारणा थी वो किसने विकसित की या क्वासी रेंट को किसने दिया। ठीक है, तो क्वासी रेंट को देने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो थे अल्फ्रेड मार्शल। तो राइट आंसर विल बी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो अगर अब बात किया जाए क्वासी रेंट का, तो मैं आपको बता दूं कि क्वासी रेंट जो होता है, ठीक है, क्वासी रेंट जो होता है क्यू आर इक्वल टू होता है टी आर माइनस टी भी सी। अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाए कि क्वासी रेंट किस का फॉर्मूला क्या होता है या क्वासी रेंट किसको कहते हैं, तो उसका आंसर होगा कि जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटा दिया जाता है तो जो बचता है वही मेरा होता है क्वासी रेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अकॉर्डिंग टू माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन विच वन इज़ फॉल्स, मतलब कह रहा है कि माल्थस के सिद्धांत, मतलब माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या जो कथन है वो गलत है। ठीक है, माल्थस का जनसंख्या थ्योरी जो 1798 ईस्वी में पब्लिश्ड मतलब आया था, और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो क्या थी? एन एसे ऑन द पॉपुलेशन। उसमें उन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या किया था। तो माल्थस के थ्योरी में जो मेनली नहीं था उस थ्योरी में, वो ये नहीं था कि इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए ये बी ऑप्शन। अब देखिए कहने का मतलब था, वो जो थ्योरी था उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो पॉपुलेशन होगा, ठीक है, पॉपुलेशन होगा और जो खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन्स होंगे, ठीक है, उसमें उन्होंने संबंध बताया था किसके किसके बीच में? तो जनसंख्या वृद्धि दर और किसमें? खाद्यान्न की वृद्धि दर में उन्होंने संबंध बताया था। जैसे कि हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन, जिसको उन्होंने मतलब जिस पॉपुलेशन जो है उसको उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन जो होगा वो ज्यामितीय दर से बढ़ेगा, मतलब जियोमेट्रिकल रेट से बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब है 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, ये पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ेगा। जबकि जो मेरा खाद्यान्न होगा, फूड ग्रेन्स जो होगा, वो कुछ इस तरह से बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, मतलब अर्थमेटिक रेट से बढ़ेगा। ठीक है, अंक गणितीय दर से। तो कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन जो होगा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और उसके अपेक्षा जो खाद्यान्न होगा वो बहुत धीमी गति से बढ़ेगा, जिसके चलते बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। उनका कहना था कि प्रकृति ने हमारे लिए सीमित टेबल दिया है या मेज़ बनाया है, अगर लोग उसमें कहने का मतलब है कि जितना लोगों को इन्विटेशन मिला है, जितना लोगों के लिए टेबल बनाया है खाने के लिए, अगर उससे ज़्यादा लोग आएंगे तो टेबल नहीं मिल पाएगा, तो लोग क्या बनेंगे? भूखे मरेंगे। इसलिए उन्होंने ये सिद्धांत में ये चीज़ को बताया। तो कहने का मतलब है कि क्या गलत है? तो कहने का यही मतलब है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होगा उसका पॉपुलेशन ग्रोथ अर्थमेटिक रेट से बढ़ेगा, ये गलत है। क्योंकि पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? जियोमेट्रिकल रेट से बढ़ेगा। तो राइट आंसर ये होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम पूरे तरीके से डील कर दे रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैं डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी में जो मैं हमारे पास साधन है उसी में। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन एन एन पी 150 करोड़
डिप्रेंशिएशन 50 करोड़, देन द जीएनपी विल बी, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास एनएनपी मतलब नेट नेशनल जो प्रोडक्ट है वो 150 है करोड़ है, और मेरा जो डिप्रेशिएशन है वो 50 करोड़ है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, तो जीएनपी क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग यही जानिए नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में कि जो जीएनपी है क्या है, जीएनपी, ये जो जीएनपी है इसमें ऑलरेडी डिप्रेशिएशन है। जीएनपी का मतलब ये ग्रॉस का मतलब इसमें जो टूट फूट ह्रास होता है वो इसमें इंक्लूडेड है, और जो एनएनपी है वो शुद्ध होता है, मतलब इसमें जो है डिप्रेशिएशन वो घटा हुआ है। डिप्रेशिएशन जब ऐड नहीं होता है तो वो शुद्ध में गिनती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एनएनपी इतना दिया हुआ है, 50 करोड़ दिया हुआ है डिप्रेशिएशन, तो इसका मतलब ये है कि जीएनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जीएनपी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एनएनपी प्लस डिफरेंशिएशन। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, कहने का मतलब होगा कि इसमें हो जाएगा 150 प्लस 50, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 200 करोड़। तो कहने का मतलब हुआ जीएनपी विल बी कितना होगा 200 करोड़, मतलब राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन पे हम टिक कर दिए। ठीक है, ये भी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, तो उसको जानना होता है। ठीक ना, तो इसको हम आगे जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में तो हम चैप्टर वाइज करके पढ़ाएंगे। ईएमआरएस के लिए खास करके जो ईएमआरएस है उसके सिलेबस के लिए हम पढ़ाएंगे आप लोगों को चैप्टर वाइज। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी पहले इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 हो गया था, 19 नंबर। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ आईएमएफ इज, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका एक फंक्शन यानी कार्य क्या है। ठीक है, तो उसका एक कार्य क्या होगा, तो उसका एक कार्य होगा, देखिए उसका एक कार्य होगा, ये कंट्रोल एक्सपोर्ट्स, टू गिव लोन्स इन शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या फिर होगा टू कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की स्थापना ही इसलिए की गई थी काहे कि जो देश बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से, मतलब भुगतान संतुलन की समस्या से ग्रसित हैं, या भुगतान संतुलन में उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नकारात्मक हो रहा है, घाटे में चल रहे हैं, उनको उस घाटे को पूरा करने के लिए यहाँ से क्या दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा। इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या मिलेगा, शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा। ठीक है, और आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। लेकिन अगर बोला जाए कहीं कहीं ऑप्शन में आ जाता है 1944 ही रहता है ऑप्शन में, तो 1944 अगर नहीं दिया रहता ये ऑप्शन तो 1944 होगा, क्योंकि एक सम्मेलन हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स। ठीक है, जिसमें से दो बहनों का जन्म हुआ था, ट्विन सिस्टर, आईएमएफ और आईबीआरडी, जिसको कहते हैं विश्व बैंक, ये दोनों की स्थापना हुई थी। और इसका अगर विशेष रूप से अगर देखा जाए, सिंगल रूप से जब ये कार्य करना शुरू किया, कहने का मतलब 27 दिसंबर 1945 ईस्वी से। ठीक है, और आईबीआरडी का काम है लॉन्ग टर्म के लिए जो भी देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं या अल्पविकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, उसको कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए ऋण देना। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है कि इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड, मतलब कौन से साल में इंडिया में या भारत में जिसको कहते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। तो 1951 ईस्वी में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी जो 1956 तक चला, जिसका मेन जो फोकस था वो क्या था, कृषि और सिंचाई। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, कृषि और सिंचाई पर ये फोकस थी, जो किस पे आधारित था, हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 में ये कहता है कि व्हेन द प्राइस
of substitute commodity Y increases the demand curve for commodity X, क्या होगा? शिफ्ट टू राइटवर्ड। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड का फिगर ऐसे बनता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो फिगर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ चाय अगर ले लें और यहाँ पे कॉफ़ी ले लें तो एक चीज़ देखना है, क्योंकि एक चीज़ की मात्रा बढ़ेगी तो एक चीज़ का कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ देखना है। अगर हम लोग इसकी मात्रा बढ़ेगी, मतलब इसकी कीमत बढ़ेगी, तो हम लोग क्या होंगे, इस पर शिफ्ट करेंगे। ठीक ना, तो कहने का मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरे सॉरी क्लोज, अरे ये क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि शिफ्ट टू राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर हो गया, 21 नंबर पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन था जी, 20, अरे एक क्वेश्चन छूट गया क्या, नहीं 21 नंबर ही था। 22 नंबर पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड सिचुएशन। मतलब बोल रहा है कि एडवर्स मतलब क्या, असंतुलित बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट इज लेस देन वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट। ये एडवर्स को बताएगा, मतलब यह संतुलन का बताने का बात कर रहा है। तो असंतुलन कब होगा, जब देखिए हम इससे पहले भी एक क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का आ चुका है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, दृश्य मद को शामिल किया जाता है, जो दृश्य मतलब विजिबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इसमें शामिल किया जाता है। तो अगर बोल रहा है कि कब ये असंतुलित होगा या फेवर में नहीं होगा, ठीक है, एडवर्स कब होगा, तो एडवर्स जब कब होगा, जब इंपोर्ट हो जाएगा ज़्यादा और एक्सपोर्ट होगा कम, उस स्थिति में क्या होगा, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। तो कहने का मतलब वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट, मतलब विजिबल दोनों में देखना है ना, विजिबल ही होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो विजिबल इंपोर्ट इज ग्रेटर देन विजिबल एक्सपोर्ट, तभी एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, नाबार्ड जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 ईस्वी में। ठीक है, तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई। तो उसका फुल फॉर्म क्या था, तो उसका फुल फॉर्म था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नारीमन समिति के सुझाव पे आया था। ठीक है, लीड बैंक योजना आई थी उसकी सिफारिश पे। ये किसकी सिफारिश पे आया था, नरसिंहम के। ठीक है, अगला पे चलते हैं। 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पर्सन विल गेन। यहाँ बोल रहा है कि जब इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की स्थिति होती है उस दौरान किनको लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ किसको होगा, सैलरीड पर्सन को नहीं होता है, ना पेंशन होल्डर को होता है, ना क्रेडिटर को होता है। सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है, जो इन्होंने ऋणी को लाभ होता है, मतलब डेबिटेड डिबेटर। ठीक है, यहाँ डेप्टर लिखा है। ठीक है, डेप्टर मतलब ऋणी। ठीक है, डेप्टर को लाभ होता है, क्यों, क्योंकि जिस समय वो कर्जा लेता है उसमें मुद्रा का मूल्य ज़्यादा रहता है, लेकिन जब मुद्रास्फीति आ जाता है तो वो जितना कर्जा लिया था उसका वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, जो दिया हुआ रहता है, फायदा में कौन हो जाता है, जो ऋण लिया हुआ होता है वो फायदे में रह जाता है, इसलिए डेबिटर को क्या होगा, लाभ होगा। ये भी एक बड़ा चैप्टर है, इसको भी हम जब आएंगे तो पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे है 25 नंबर। 25 नंबर में है ये कि इन केस ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज a k to the power alpha L to the power 1 minus alpha, the absolute value of elasticity of substitution will be। कुल मिला के यही कह रहा है कि जब कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें जो Q इक्वल टू ये जो दिया हुआ है इसका समीकरण, उसमें पूछ रहा है कि एलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापन की लोच कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, तो प्रतिस्थापन की लोच जो होता है इक्वल टू 1 होता है। तो ये राइट आंसर इक्वल टू 1, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया टुक प्लेस इन द डिकेड, मतलब कौन से दशक में इंडिया में या भारत में हरित क्रांति की जो लहर थी वो आई थी। तो हरित क्रांति भारत में आई थी 60s के दशक में, 1960 में। 60 का दशक मतलब 60 से लेके 70 के बीच में। और हरित क्रांति कब आया? 1965 से 66 में। तो 16 का दशक में आया था हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है कि फसलों की पैदावार में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि होना, पहले से जो चली आ रही वृद्धि उसकी तुलना में, ठीक है, वही था हरित क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 27 नंबर था ना? नहीं, 27 नंबर नहीं, 27 नंबर बचा हुआ है। एक सेकंड देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर द लीनियर कॉस्ट फंक्शन, मतलब सी बराबर दिया हुआ है इतना, ठीक है, सी बराबर इतना दिया हुआ है और निकालना क्या है? तो निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट बराबर दिया हुआ है 150 प्लस क्यू, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा टी सी बाय डी क्यू, ठीक है। तो q के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 150 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 8q का डेरिवेटिव 8। मतलब कहने का मतलब है कि इसका आंसर जो होगा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इसको डेरिवेटिव करना था, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन परफेक्ट कंपटीशन, मतलब बोल रहा है कौन सा कथन है जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में गलत है, नहीं ट्रू नहीं सत्य है, ठीक है, वो लगा फॉल्स, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो पूर्ण प्रतियोगिता में सही नहीं है, वही तो गलत हो गया, सही नहीं है, ठीक, फॉल्स हम पहले बोल दिए, लेकिन यहाँ नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है या इसका मतलब गलत है, ठीक है। तो नॉट ट्रू पूछा, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ये होता है, प्रोडक्ट ईच फर्म इज प्राइस टेकर ये भी होता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट ये भी होता है। तो क्या नहीं होता है? प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया ये हो गया राइट आंसर। अगला चलते हैं, 29 नंबर क्या कहता है? इन विच पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व डज द मोनोपोलिस्ट सेट द इक्विलिब्रियम प्राइस, कहने का मतलब यही कह रहा है कि कोई भी जो मोनोपोली होता है, एकाधिकारी होता है, वो अपना जो प्राइस है वो कहाँ फिक्स करता है, ठीक है। तो कोई भी जो मोनोपोली होता है वो अपना प्राइस जो होता है वो जहाँ पे इलास्टिक पार्ट होता है वहाँ पे फिक्स करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इलास्टिक मतलब गिरता हुआ, कुल मिला के जो जिसमें लोच पार्ट होता है वहाँ पे फिक्स करता है, ठीक है, गिरते हुए भाग पर। तो कहने का यही मतलब है कि इसका राइट आंसर होगा ये, ठीक है। सेट, ठीक है। तो कहाँ थे? अट्ठाईस में थे, 29 में चलते हैं, 30 तक आज कम से कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये तो हो गया, 29 तक तो हो गया। 30वां क्वेश्चन ये है कि इन द शॉर्ट रन इफ टोटल आउटपुट इज 0 देन टोटल कॉस्ट। अब बोल रहा है कि अगर शॉर्ट रन में, ठीक है, कुल मिला के यही जानिए कि टीसी बराबर क्या होता है? टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक है। मतलब टोटल कॉस्ट किसके किसके इक्वल होता है? टीएफसी और टीवीसी के जोड़ने के बाद हमको टीसी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ टोटल आउटपुट 0 देन टीसी विल बी, जब टोटल आउटपुट 0 होता है तो टीसी क्या हो जाएगा? टोटल आउटपुट जब 0 होगा तो टीसी किसके बराबर हो जाएगा? मतलब कहने का मतलब है कि टीसी विल बी हो जाएगा इक्वल टू टीएफसी, ठीक है। मतलब ई खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? टीएफसी मतलब इक्वल टू टीएफसी, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो आज हम 15 क्वेश्चन फिर बताए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे लेके आएंगे अगला जो बचा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।